हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने लंग्स अर्थात फेफड़ा। आप पढ़ रहे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के भाग आपने पढ़ा था। श्वसन तंत्र में कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा था नोज होता है अर्थात नाक, उसके बाद फेरिंग्स आता है, फिर जो है तीसरा आपका हमने बताया था एपिग्लॉटिस, और चौथा हमने बताया था विंड पाइप यानी कि वायुनाल, और पांचवा था आपका लंग्स यानी कि फेफड़ा। तो ये फेफड़ा जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग होता है। फेफड़ा जो है ये हमारे श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य भाग होता है। और ये जो फेफड़ा है, फेफड़े का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1.3 kg होता है। इसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है। ठीक है। और फेफड़े यानी कि स्टडी ऑफ लंग्स, फेफड़े के अध्ययन को हम पल्मोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फेफड़े कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं। ठीक है। कैसे होता है, कहाँ पर ये फेफड़ा कहाँ पाया जाता है, हमारे वक्ष गुहा में पाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो है देखिए हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है लंग्स का यानी कि फेफड़े का स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, इसके ऊपर का पार्ट हमने नहीं बताया, यानी कि इसके ऊपर क्या होता है आपका जो है हम कह सकते हैं कि आपका जो है नोज होगा, उसके बाद क्या फेरिंग्स होगा, एपिग्लॉटिस होगा, उसके बाद आता है आपका वायुनाल। तो ये है आपका वायुनाल जिसे आप जो है विंड पाइप कहते हैं, या इसी को हम ट्रैकिया श्वास नली भी कहते हैं। चाहे ट्रैकिया या तो विंड पाइप, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। और आपने पढ़ा था कि ट्रैकिया में ही क्या पाए जाते हैं, साउंड बॉक्स पाए जाते हैं। जो वायुनाल यानी कि जो विंड पाइप होती है, विंड पाइप में साउंड बॉक्स होते हैं। ठीक है। साउंड बॉक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, वोकल कार्ड पाए जाते हैं, जो पतली पतली मांसपेशियों की बनी होती है, पतली पतली झिल्लियों के समान होती है। जब एयर जो है हमारे साउंड बॉक्स में इंटर करता है तो वो जो पतली पतली झिल्लियां होती हैं यानी कि जो वोकल कार्ड्स होते हैं उनमें कंपन उत्पन्न होता है, और उन्हीं कंपन के कारण, उन्हीं कंपन के द्वारा जो है किसका जो है कौन उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है ना। उसी के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है यानी कि साउंड उत्पन्न होता है। और ये जो लैरिंग्स है हमने बताया था कि जो मेल होते हैं, मेल्स में लैरिंग्स के चारों तरफ एक कार्टिलेज मसल्स पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। ये एडम्स एप्पल जो है ये किसमें पाया जाता है, इन मेल, ये फीमेल में अब्सेंट होता है। फीमेल में कार्टिलेज मसल्स की जो मोटी परत होती है फीमेल में नहीं पाया जाता, केवल मेल में पाया जाता है। अब देखिए जो ट्रैकिया है यानी कि श्वास नली, श्वास नली जो है आगे आकर के यानी कि हमारा जो वक्ष गुहा है उसमें आकर के ये 2 भागों में बट जाता है। ये ट्रैकिया जो हमारा श्वास नली जो है ये अंदर वक्ष गुहा में आकर के 2 भागों में बट जाता है। और जब ये ट्रैकिया 2 भाग में बट जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रोंकाई यानी कि श्वसनी। ट्रैकिया जो है हमारा ये हमारे वक्ष गुहा में जाने के बाद 2 भागों में बट जाता है। जैसे ही ये वक्ष गुहा में एंटर करता है वहां पर ये 2 भागों में बटा हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं यानी कि ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है। और ये ब्रोंकाई जो है फिर आगे जा करके यानी कि ब्रोंकाई 2 होती है, एक ब्रोंकाई चली जाएगी लेफ्ट साइड में यानी कि लेफ्ट साइड, और एक चली जाती है राइट साइड में। तो राइट साइड वाला ब्रोंकाई जो है वो राइट फेफड़े यानी कि राइट लंग्स में जाता है, और जो लेफ्ट साइड की ब्रोंकाई है वो लेफ्ट लंग में जाती है। ठीक है। उसके बाद राइट वाला ब्रोंकाई जो है ये राइट लंग्स में जाने के बाद फिर ढेर सारी शाखाओं में बट जाता है, ढेर सारी शाखाओं में विभाजित हो जाता है। तो जब ये ब्रोंकाई आगे जाकर के लंग्स में जब ये ढेर सारी शाखाओं में बट जाता है तो उसे हम नाम देते हैं ब्रोंकियोल्स यानी कि श्वसनिका। यानी कि गले में जो हमारी नली है उसको हमने ट्रैकिया कहा। जो वक्ष गुहा में जब जाकर के श्वास नली हमारी 2 भागों में बटी तो उसे हमने ब्रोंकाई कहा। ठीक है। फिर वो ब्रोंकाई जब हमारे लंग्स में प्रवेश किया, राइट वाली ब्रोंकाई राइट लंग्स में और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में,
तब भी वहां पर लंग्स में जाने के बाद ये कई भागों में बट जाता है। तो जब ब्रोंकाई हमारा कई भागों में बट जाता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकियोल्स यानी कि श्वसनिका। फिर ये जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स में छोटी छोटी क्या पाई जाती है, ढेर सारी कूपिकाएं पाई जाती हैं। ढेर सारी क्या पाई जाती हैं, कूपिकाएं, यानी कि पूरे फेफड़े में हमारे ढेर सारे कूपिकाओं क्या क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब हमारे जो लंग्स हैं वो किनसे मिलकर के बने होते हैं, कूपिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमने नोड के रूप में दिखाया हुआ है ये क्या है, हमारी कूपिकाएं हैं, एल्वियोलाई। ये क्या है सब, ये है कूपिका, कूपिका जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई। ये इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग जो है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, यानी कि एक फेफड़े में 1 लाख कूपिकाओं की संख्या पाई जाती है। 1 लाख कूपिकाएं इसमें और 1 लाख कूपिकाएं इसमें। ये जो कूपिकाएं होती हैं, एल्वियोलाई होती हैं, ये क्या है, यूनिट ऑफ लंग्स, यानी कि फेफड़ों की इकाई। कूपिका को हम क्या कहते हैं, फेफड़े की इकाई, यूनिट ऑफ लंग्स। और ये जो कूपिका है, यूनिट ऑफ लंग्स यानी कि फेफड़े की इकाई। फेफड़े की इकाई इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्वियोलाई यानी कि हमारा जो लंग्स है, हमारे लंग्स में एल्वियोलाई की संख्या बहुत ज्यादा, या कह सकते हैं कि एल्वियोलाई से मिल करके ही हमारा लंग्स बना हुआ होता है। ठीक है, और ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को और हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। यानी कि एल्वियोलाई जो है, कूपिका जो है, ये हमारे फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एल्वियोलाई को हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जैसे आपने इसके पहले लीवर पढ़ा, तो लीवर में आपने देखा था कि लीवर जो है किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, हेपेटिक सेल या लीवर सेल। तो हेपेटिक सेल जो है उसी को जो आपका लीवर है वो किससे मिलकर के बना था, हेपेटिक लोब से। ठीक है, और हेपेटिक लोब ही क्या कहलाता है, आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। उसी प्रकार से यहाँ जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई क्या है, ये भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इसकी फेफड़े की यानी कि यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, कूपिका को हम फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। एक फेफड़े में लगभग 1 लाख कूपिकाएं पाई जाती हैं। और एक चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं बन पाया है। ठीक है, ये आपका जो राइट लंग्स होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लंग है ये कैसा होता है, छोटा होता है। इसको हम मिटा के सही कर दें। अब देखिए आपका छोटा हो गया, ये है आपका लेफ्ट लंग्स। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, झिल्ली। ये क्या है, प्ल्यूरा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि राइट लंग्स जो है ये थोड़ा ऊपर है और लेफ्ट लंग जो है ये थोड़ा नीचे है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, लेफ्ट लंग बड़ा होता है और राइट लंग, और लेफ्ट लंग जो है ये कैसा होता है, ये छोटा होता है, और ये कैसा होता है, ये बड़ा होता है। थोड़ा सा ऊपर है, बड़ा है, और ये कैसा है, आपका छोटा है। ठीक है, ये जो है, और जो लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स यानी कि प्रत्येक लंग्स के चारों तरफ जो है एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्ल्यूरा कहते हैं, प्ल्यूरा। ठीक है, यानी कि फेफड़ों के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्ल्यूरा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि फेफड़े के चारों तरफ एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्ल्यूरा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका जो है, एक बार फिर से देखिए, हमने बताया कि ये क्या है, ट्रेकिया है, यानी कि श्वास नली है, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। ये जब 2 भागों में बढ़ जाता है वक्ष गुहा में आने के बाद, तो इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर जब ये फेफड़े में, यानी कि राइट ब्रोंकाई जो है ये राइट लंग्स में, और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में प्रवेश करती है, उसके बाद ये कई भागों में बटी होती है।
जब ब्रोंकाई कई भागों में बट जाती है तो उसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, यानी कि श्वसनिका कहते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स में जो है ढेर सारी क्या पाई जाती हैं, यानी कि लंग्स में जो है ये जो ब्रोंक्यूल्स है कह सकते हैं कि ढेर सारी और पतली पतली या और छोटे छोटे नोड्स में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि विभाजित होती हैं, जिन्हें हम कूपिका कहते हैं। और ये कूपिका जो है हमारे यानी कि प्रत्येक फेफड़े में लगभग 1 लाख तक कूपिका पाई जाती है। कूपिका को हम यूनिट ऑफ लंग्स कहते हैं, फेफड़ों की इकाई कहते हैं, या हम इसे जो है फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक फेफड़े के चारों तरफ जो है क्या पाई जाती है, एक आवरण पाई जाती है जिसे हम प्लेउरा कहते हैं। ठीक है, और क्या है आप देख रहे हैं जो आप जानते हैं कि हमारा जो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा में ही क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। हार्ट कहाँ पाया जाता है, हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में जो खाली स्थान है, इसी खाली स्थान में हमारा हार्ट पाया जाता है। आप दोनों फेफड़ा देख रहे हैं, दोनों फेफड़ों के बीच में ये क्या है, खाली स्थान है। इन्हीं खाली स्थान में हमारा हमारा जो हार्ट है वो पाया जाता है। लेकिन इन खाली स्थानों में हमारा हार्ट जो एकदम बीच में नहीं उपस्थित होता, बल्कि वो किस तरफ उपस्थित होता है, बाएं तरफ उपस्थित होगा तो इसी स्थान में, लेकिन वो बाएं तरफ होता है। कहाँ पर, यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि ये फेफड़ा जो है यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ये जगह बना हुआ है, नोच जैसी संरचना बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं गड्ढा है यहाँ पे, तो ये जो यहाँ का गड्ढा है इसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच, यानी कि हृदय गुहा। यहीं पर हमारा जो हृदय है वो उपस्थित होता है, यानी कि इसी कार्डियक नॉच में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच। कार्डियक मतलब होता है हृदय। ठीक है, ये कि हमारा ये और बीच में जो जगह है, दोनों फेफड़ों के बीच में जो पूरा जगह है, दोनों फेफड़े हैं, और ये जो हमारा फेफड़े के नीचे जो है एक मांसपेशीय संरचना पाई जाती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के बारे में भी हम बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो जगह है इनके बीच में, उस जगह को हम क्या कहते हैं, मीडिया स्टेनम कहते हैं। उस जगह को क्या कहते हैं, मीडिया स्टेनम कहते हैं। मीडिया स्टेनम क्या है, ये दोनों फेफड़ों के बीच में पाई जाने वाली जगह है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं कूपिका पर, कि मेन काम जो है, आप जानते हैं कि जो लंग्स है, फेफड़ा है, फेफड़े का काम क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण। फेफड़े का काम क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना, यानी कि रक्त को शुद्ध करना। हमारा फेफड़ा जो है ये रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। ठीक है, और ये रक्त को शुद्ध किस प्रकार से कैसे करता है, तो रक्त जो है फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, कूपिका में। कूपिका में क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन, यानी कि रक्त शुद्धिकरण। ठीक है ना, इसी फेफड़े के कूपिका में ही क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण, यानी कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। कैसे होता है, ये जो कूपिकाएं होती हैं, कूपिकाओं के नीचे जो है सभी कूपिकाएं, जितनी कूपिकाएं होती हैं सभी कूपिकाओं के नीचे जो है पतली पतली क्या पाई जाती हैं, केशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, क्या पाई जाती हैं, पतली पतली केशिकाएं पाई जाती हैं। इसको आप लिख लेंगे कि प्रत्येक कूपिका के नीचे पतली पतली क्या पाई जाती हैं, रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। हम यहीं पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि इसके नीचे जो है, कूपिका के नीचे पतली पतली क्या पाई जाती हैं, रक्त केशिकाएं पाई जाती है। कूपिका जो है, कूपिका के नीचे पतली पतली क्या पाई जाती है, रक्त केशिकाएं, यानी कि ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटाते हैं, फिर आपको हम आगे समझाते हैं कि किस प्रकार से कूपिका में ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि किस प्रकार से हमारा जो लंग्स है ये किस प्रकार से रक्त का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप, बाकी ये सब आप नोट कर लेंगे। कूपिका जो है ये क्या है, यानी कि प्रत्येक फेफड़े में कूपिकाओं की संख्या लगभग 1 लाख तक होती है। ठीक है, और कूपिका जो है इसे हम क्या कहते हैं, कूपिका को ही हम फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि हमारा लंग्स जो है वो कूपिकाओं से मिलकर के ही बना होता है। प्रत्येक लंग्स जो है
प्रत्येक लंग्स के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट लंग जो है ये थोड़ा सा नीचे छोटा होता है और राइट लंग जो है ये बड़ा होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, लेफ्ट लंग्स जो है, लेफ्ट लंग्स में जो है क्या पाई जाती है, कार्डियक नोज पाई जाती है, हृदय गुहा पाई जाती है। दोनों फेफड़ों के बीच में पाए जाने वाले स्थान को हम मीडिया स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद कूपिका जो है, प्रत्येक कूपिकाओं के नीचे पतली पतली रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ लंग्स। तो एक लाइन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम कौन करता है, एल्वियोलाई। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन एल्वियोलाई। ठीक है ना, एल्वियोलाई में होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज, या हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई क्या करता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। ठीक है, कैसे होता है गैसों का विनिमय, तो देखिए यहाँ पे जो कूपिका है, कूपिका की संरचना अभी आपने देखा कि इस प्रकार से थी। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या थी कूपिका की संरचना। ठीक है, और इन्हीं कूपिका के नीचे जो कूपिकाएं होती हैं, इन्हीं कूपिकाओं के नीचे यानी कि सभी कूपिकाओं के नीचे इस प्रकार से ऐसे क्या पाई जाती हैं, पतली पतली रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या है हमारा, ये है कूपिका यानी कि एल्वियोलाई, और ये क्या है, ये है ब्लड कैपिलरीज यानी कि रक्त केशिका। ऐसे जो है जितनी कूपिकाएं होती हैं, सभी कूपिकाओं के नीचे जो है क्या पाई जाती हैं, रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। और ये रक्त केशिकाएं जो होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ब्लड भरा हुआ होता है, इनमें क्या होता है, ब्लड भरा हुआ होता है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन है यानी कि हमारी जो कूपिकाएं हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम जब सांस लेते हैं तो जितनी भी गैसें हमारे वायुमंडल में, वो सभी की सभी गैसें हमारे अंदर यानी कि हमारे नाक के थ्रू प्रवेश करती हैं। वो नोज से कहाँ जाती हैं, ट्रेकिया, यानी कि नोज से वो फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से वो कहाँ जाएंगी, हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जाने के बाद जो हमारा एल्वियोलाई है वो केवल किनको ग्रहण करता है, वो केवल ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, बाकी सबको वहीं से क्या कर देता है, वापस कर देता है। यानी कि सारी गैसें जो है हमारे लंग्स में जाने के बाद वो वापस चली जाती हैं बाहर। बाकी जो खाली जो बचता है आपका ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो है कहाँ चला जाता है, कूपिकाओं में चला जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भरा होगा ऑक्सीजन, कूपिका जो है, कूपिका में क्या होगा, ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो अब रक्त का शुद्धिकरण करने का काम हमारा लंग्स करता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो कैपिलरीज है, इसमें कैसा ब्लड होगा, इसमें ऐसा ब्लड होगा जिनमें किसकी मात्रा अधिक होगी, CO2 की मात्रा अधिक होगी। जिनमें किनकी मात्रा अधिक होगी, CO2 की मात्रा अधिक होगी। यानी कि यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसे ब्लड है, इम्प्योर ब्लड,
इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब क्या होता है, ऐसा ब्लड या ऐसे रक्त जिनमें ऑक्सीजन की संख्या बहुत कम और कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बहुत अधिक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बहुत अधिक है और यहाँ पे अंदर यानी कि यहाँ प्रवेश किया है क्या, ऑक्सीजन। यहाँ अंदर क्या प्रवेश किया है, ऑक्सीजन प्रवेश किया है। तो ऑक्सीजन जब हमारा कूपिका में आया तो कूपिका में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की, और हमारी जो रक्त केशिकाएं हैं इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। और यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पर ये प्रोसेस अपने आप होता है, यहाँ पर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर चला आता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन इसके पास चला आएगा और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चला जाएगा आपके कूपिका में। वो कहाँ चला जाएगा, कूपिका में। किस प्रोसेस के द्वारा, यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। यानी कि हमारे कूपिका में क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, कूपिका और जो रक्त केशिकाएं होती हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो है ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी कि ऑक्सीजन जो है ये कूपिका से कहाँ चले जाते हैं, हमारे रक्त केशिका में, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड चले जाते हैं हमारे कूपिका में। इस प्रकार से गैसों का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, किस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि विसरण प्रोसेस के द्वारा गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और हमारा ब्लड जो है वो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। डिटेल अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे जो अशुद्ध ब्लड है वो आता कहाँ से है, तो आप जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है, हमारे शरीर से जो है सारे ब्लड कहाँ जाते हैं, हमारे हार्ट में जाते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता कहाँ पे है, ये तो आपने देख लिया कि ये कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। कैसे होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, एल्वियोलाई के माध्यम से, एल्वियोलाई के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे हृदय है, आप जानते हैं कि हृदय जो है, ये आप जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे अच्छे से, हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ऊपर के 2 चैम्बर वो आलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 चैम्बर क्या है, वो निलय कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जो राइट साइड में जो है होता है वो यानी कि हमारे हार्ट के राइट साइड में कैसे ब्लड होते हैं, इम्प्योर ब्लड होते हैं, और हार्ट के लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होते हैं। तो हमारे दाहिने यानी कि हमारे हार्ट का जो दाहिना अलिंद होता है, दाहिने अलिंद में जो है, दाहिने अलिंद से क्या निकली हुई होती है, फुफ्फुसीय धमनियां निकली हुई होती हैं। तो हमारे जो हृदय के दाहिनी अलिंद होते हैं, दाहिने अलिंद से जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, उसी फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा रक्त जो है वो कहाँ पर आता है, हमारे फेफड़े में आता है, ठीक है ना। रक्त हमारे फेफड़े में कहाँ से आता है, किसके द्वारा, रक्त जो है हमारे हृदय के दाहिने अलिंद से, ठीक है ना, हमारे हृदय के दाहिने अलिंद से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ प्रवेश करता है, हमारे फेफड़ों में प्रवेश करता है। और फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद वो अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ पर जाता है, रक्त केशिकाओं में जाता है। रक्त केशिकाओं में जाने के बाद यहाँ पर एल्वियोलाई और रक्त केशिकाओं के बीच में कौन से प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, एल्वियोलाई और रक्त केशिका, या हम सीधे कह सकते हैं कि एल्वियोलाई में डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ब्लड का यानी कि रक्त का शुद्धिकरण होता है। और जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो फिर से वो किसके द्वारा, हमारे फेफड़े से फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा निकलकर कहाँ चला जाता है, हमारे हार्ट के किस अलिंद में, हमारे हार्ट के बाएं अलिंद में जाता है। और फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है। बाएं निलय में जब हमारा रक्त प्रवेश करता है तो बाएं निलय से निकलकर फिर वो महाधमनी के द्वारा हमारे शरीर के अन्य भागों में
पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से फिर ये पतली पतली धमनियों में जाएगा और उनके द्वारा हमारे पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। ठीक है, ये था आपका जो है पूरा प्रोसेस कि किस प्रकार से आपने देखा कि कूपिका में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। कूपिका में गैसों का एक्सचेंज जो है, गैसों का विनिमय किस प्रोसेस के द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितनी भी कूपिकाएं होती हैं, सभी कूपिकाओं के नीचे रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त किसके द्वारा आता है, हमारे हृदय के दाहिने अलिंद से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त हमारे हृदय के केशिकाओं में प्रवेश करता है। यहाँ पर आने के बाद जो इम्प्योर ब्लड यानी कि जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या अधिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, वे रक्त जो है वो वहाँ पे यानी कि उस रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर कहाँ चले जाते हैं, कूपिका में, और कूपिका से ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे रक्त केशिका में। ये प्रोसेस जो है क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। इस प्रकार से हमारा रक्त जो है वो शुद्ध हो जाता है। फिर रक्त शुद्ध होने के बाद फेफड़े से जो फुफ्फुसीय शिरा पाई जाती है, फेफड़े से फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा हमारा वो जो प्योर ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, हमारे हार्ट के बाएं अलिंद में जाता है। बाएं अलिंद से फिर वो बाएं निलय में जाता है। फिर क्या होता है, बाएं निलय से वो एओर्टा यानी कि महाधमनी के द्वारा हमारे पूरे शरीर की जो पतली पतली धमनियां होती हैं उनमें जाता है। फिर उन धमनियों से हमारे पूरे शरीर में। ठीक है, ये था आपका जो है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड के शुद्धिकरण का प्रोसेस, किस प्रकार से जो है एल्वियोलाई के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है और किस प्रकार से जो है यहाँ पे ब्लड का शुद्धिकरण होता है और कहाँ से किस प्रकार से हमारे फेफड़े में ब्लड आते हैं। ठीक है, ये था। इसके बाद जो है डायाफ्राम, डायाफ्राम जो है उसमें हमने बनाया था फिगर में अभी। तो डायाफ्राम क्या है, वो दोनों फेफड़ों के नीचे जो है पाया जाने वाला एक मस्कुलर यानी कि पेशीय जो है अंग है, आप कह सकते हैं। एक यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक लाइन, डायाफ्राम। ये क्या है, दोनों फेफड़ों के नीचे पाया जाने वाला एक मांसपेशीय अंग है। ठीक है ना, एक मांसपेशीय अंग है। इसका काम क्या होता है, इसका कार्य जो है ये क्या करता है, यह श्वसन दर को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, ये श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, श्वसन दर को नियंत्रित करना। ठीक है, ये इतना था आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने भाषा में से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है इसलिए हमने लिखा नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा तो आप अपने आप से इसे लिख सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है ना, अपने लैंग्वेज में। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और एक बार, दो बार, तीन बार आप जब समझेंगे तो आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरे प्रोसेस को आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमारे लंग्स में ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।